बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अलतनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, मौजें लगने वाली हैं मई के महीने में और अब कल से शुरू होने जा रहा है क्योंकि इस बार ईद भी आ रही है और भी बहुत कुछ आ रहा है। क्या कुछ आ रहा है, जरा बताइए। बिल्कुल जी, तो इस बार मई का जो आगाज़ है वही छुट्टी से होने जा रहा है और ये एक ऐसा महीना है जो शायद बहुत से पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा पसंदीदा साबित होने वाला है और इसकी वजह ये है कि काम कम और छुट्टियां ज़्यादा हैं। और इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि मई में मजमूई तौर पर कोई 19-20 छुट्टियां जो हैं वो आपको मिलेंगी। और अगर इनका हम इन सरकारी तातीलात की अगर बात करें तो एक तो वीकेंड्स हैं जो कि आप 4 वीकेंड्स मिला लें। इसमें सैटरडे संडे वो आपके बिल्कुल ईद उल अज़हा भी है, ईद उल अज़हा भी है। फिर उसके बाद जो है वो आपको डिफरेंट किस्म की जो ईद की छुट्टियां 3-4 वो भी मिल जाती हैं और साथ में सैटरडे संडे भी मिल जाता है। तो अगर हम देखें तो चांद अगर 17 मई को नज़र आ जाता है तो फिर उसके बाद ईद मुमकिन तौर पर 27 और 29 को होगी। उससे पहले जो है आपको हज की छुट्टी मिलेगी, उससे पहले सैटरडे संडे भी आ जाएगा। तो एक लंबा वीकेंड जो वो आपका ये चलेगा। उसके बाद फिर जब ईद खत्म होगी तो फिर सैटरडे संडे आ जाएगा बिल्कुल। और जिस तरह आपने भी बताया कि असल दिलचस्पी ईद उल अज़हा की मुतवक्की तारीखों में है लोगों की। एक साथ जब आपकी छुट्टियां आती हैं, एक वीकेंड से लेकर दरमियान में सैंडविच बनेगा हज और ईद की छुट्टियों का, और उसके बाद फिर एक और वीकेंड होगा। तो ये तवील वीकेंड होने जा रहा है। उसमें एक अच्छी सी प्लानिंग कीजिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और ये देख के जाइएगा कहीं ओवर क्राउडेड वो जगह ना हो जाए और फिर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से अगर चांद 17 मई को नज़र आ गया तो फिर ईद जो है वो 27 से 29 मई तक हो सकती है। लेकिन ये हतमी डेट्स नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ रद्द-बदल हो सकता है, लेकिन उससे आपकी छुट्टियों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और इसका अच्छी बात यह है कि इसका आगाज़ भी छुट्टी से हो रहा है और इसका इख्तिताम भी इस महीने का छुट्टी से हो रहा है, तो इसलिए खूब एंजॉय कीजिएगा। आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज की जानिब और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान जल्द अज जल्द होश के नाखून ले। सदर ट्रंप ने धमकी अमेज ट्वीट में बंदूक उठाए अपनी गैंगस्टर स्टाइल तस्वीर भी शेयर कर दी है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? वो कहते हैं नो मोर मिस्टर नाइस गाय। अब वो क्या दहशतगर्दी पर उतर आए हैं? ये उनकी जो तस्वीर है ये क्या मैसेज दे रही है, इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी मुत्तहिदा अरब अमारात की, जिसने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसका इत्तलाक 1 मई यानी कि कल से होने जा रहा है। आलमी तवानाई मार्केट में एक हलचल है, इसके असरात क्या होंगे इंडिविजुअली भी यूएई पर और तेल मार्केट के ऊपर इसके फौरी और दूरस क्या असरात हो सकते हैं, इसका जायजा लेंगे। उसके बाद बात करेंगे एलिमिनेटर हैदराबाद किंग्स ने मुल्तान सुल्तान को शिकस्त देकर PSL 11 से आउट कर दिया है। किंग्समैन एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होंगी। हम देख रहे थे कि हैदराबाद किंग्समैन मुसलसल हार के जो है वो पॉइंट्स टेबल पर भी बहुत पीछे थी, लेकिन इसके बावजूद जितना अच्छा उन्होंने कम बैक किया है, जिस तरह से उनकी टीम की परफॉर्मेंस है, अब लगता यह है कि ये मैदान भी फाइनल मार्का भी वही अपने नाम करने वाले हैं। इस पर भी हमारे साथ माहिरीन मौजूद होंगे, उनसे तज्जिया लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी गर्मी की, कभी गर्मी का जोर, कभी बारिश की शिद्दत। ये मौसमियाती तब्दीली आखिर कैसे और क्यों हो रही है? हम फोकास भी देख रहे हैं कि उसमें मुसलसल तब्दीली हो रही है। वजूहात क्या हैं और इसके असरात क्या हो सकते हैं हम पर, अजनास पर, ज़रात पर, इस पर भी बात होगी। उसके बाद बात होगी लिया में चक नंबर 120 ML में चच्ची ने गला दबाकर 6 साल की भतीजी को कत्ल कर दिया। जब मुहाफिज ही कातिल बन जाएं तो फिर मुआशरा अपनी बुनियादों पर खड़ा कैसे हो सकता है? इस पर भी, इस अफसोसनाक वाक़े पर भी माहिरीन की राय लेंगे। डॉक्टर से भी हमारी बात होगी, इस पर तफसील से जायज़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे अपने पहले टॉपिक की जानिब। और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका पहली बार ईरान के खिलाफ हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज ने मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मनसूबा भी तैयार कर लिया है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो एक ट्वीट किया गया है, सख्त बयानात तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन जो ट्वीट किया गया उसमें भी उन्होंने धमकी दी है। ईरान को धमकी अमेज अंदाज में पैगाम देते हुए ये भी कहा है कि ईरान को बस ये कहना होगा कि वो हार चुका है। अदरवाइज पूरी होती दिखाई नहीं दे रही बिल्कुल ट्रंप की, क्योंकि अभी तक अगर तमाम तर कोशिशों
और आपके जो मिलिट्री की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो दिखाने के बावजूद भी, उनकी लीडरशिप को भी रास्ते से हटाने के बावजूद अगर वो घुटनों पर नहीं आया, उनकी आवाम उनके साथ खड़ी हुई है, तो अभी ईरान ऐसा क्यों करेगा। लेकिन बहरहाल जिस पर हम इशाल कल भी बात कर रहे थे, बहुत से माहिरीन की, तज्ज़ियाकारों की राय है कि ईरान ने एक कंपैरेटिवली बेहतर मौका गंवाया है बारगेनिंग का। वो 2 हफ्ते पहले तक ज़रा बेहतर पोजीशन में थे, इस वक्त अमेरिका का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। तो इसी तमाम सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। सफ़ीना खान तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर हमज़ा माहिर आलमी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम कहेंगे। अमीर हमज़ा साहब, आपके ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो तस्वीर शो की है नो मोर मिस्टर नाइस गाय, और वो एक जो मुतालबा था ईरान का कि पहले अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आबनाए हुर्मुज़ को खोलिए, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने के बाद जोहरी हथियारों के मामला जो हैं वो ज़ेर गौर लाए जा सकते हैं, लेकिन उस तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया गया। तो अभी ईरान दबाव में है और उनको तेल ज़ख़ीरा करने के लिए भी उनके जो ज़ख़ायर हैं वो कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। इस वजह से अमेरिका एक स्ट्रेंथ अपनी या ताकत का मुज़ाहरा कर रहा है, या फिर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है और ये सिर्फ दिखावे के लिए है? आपको लग क्या रहा है कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है? जी, बहुत शुक्रिया सर। देखें, ये जो अमेरिका ईरान जंग है, सिर्फ अमेरिका ईरान ही दबाव में नहीं है, उसमें अमेरिका के अंदर भी और आलमी सतह पर भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उनके सदर के कुछ और बयानात आते हैं, फिर उनके नायब सदर की कुछ और राय होती है, तो उनके इख्तिलाफ राय भी पाया जा रहा है और अमेरिका को भी अच्छे खासे माशरती दबाव का सामना है। तो अमूमी तौर पर ये जो ऐसे बयानात होते हैं कि नो मोर नाइस गाय या इस तरह गैंगस्टर वाली जो पिक्चर उन्होंने शेयर की है, ये अमूमी तौर पे एक सियासी और नफसियाती दबाव होता है, जिसको आप साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कह सकते हैं, कि एक ऐसे बयानात अमूमी तौर पर आलमी सिफारतकारी से हट कर दिए जाते हैं और इनको कोई ट्रंप के बयानात, आप अगर पिछले बयानात भी उठा लें तो कोई उनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि वो अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो बात करते हैं। और ये जो हसास सूरत हाल है मशरिक़ वस्ता की, उसमें ये ईरान और अमेरिका या इसराइल शामिल नहीं है, उसमें ख़ित्ते के तमाम ममालिक, खलीजी ममालिक, पाकिस्तान समेत, चाइना समेत पूरी दुनिया उसका नतीजा भुगत रही है, महंगाई की सूरत में, तेल की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में। तो इनका मकसद जो है वो सिर्फ खौफज़दा करके ईरान को झुकाना है कि हमारी शराइत पर मुज़ाकरात किए जाएं, ना कि इनका मकसद जो है फ़ौरन जंग शुरू करना है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ये वॉर है, ये अमेरिका के खुद अपने भी फ़ायदे में नहीं है। ईरान ने तो जो भुगतना था, अपनी सारी लीडरशिप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हमजा साहब कि ये उनके भी हक में नहीं है। अगर वो जंग तूल पकड़ती है तो ये अमेरिका भी काफ़ी कुछ झेल रहा है और अमेरिका के अंदर अवाम भी महंगाई का शिकार हो रहे हैं। चाहे ये जंग मुसल्लत ईरान पर की गई है, लेकिन इस वक्त पूरा खित्ता, पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ चुकी है। साथ ही मौजूद रहिएगा, सफ़ीना खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सफ़ीना साहब, जिस तरह से हमजा साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को कोई भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन जस्चर इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी लीडर के, और वो भी जब सुपर पावर का सदर इस तरह के बयानात देता है या इस तरह की हाथ में गन लेकर पिक्चर जो है वो ट्वीट करते हैं, तो यकीनी तौर पर ये जस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि ईरान को बस ये कहना होगा कि वो हार चुका है, यानी कि ईरान हार तस्लीम कर ले तो शायद ये मामला सेटल डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या ईरान इसके लिए एग्री है? और ईरान ने अगर हार ही माननी होती तो फिर ईरान पहले हार मान चुका होता। इतना नुकसान करवाने के बाद, अपनी इतनी शहादतें करवाने के बाद ईरान के आप घुटनों पर आने के लिए तैयार होगा या ये कहने के लिए तैयार होगा कि वो हार चुके हैं? और डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी और ये जस्चर क्या मैसेज दे रहा है? थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये जो आपने ट्वीट्स और चंद पिक्चर्स की बात की है, ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं है और ना ही ट्वीट्स हैं, ये आलमी सतह पर एक नई बिसात है जो बिछाई जा रही है और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, स्पेशली जब सामने डोनाल्ड ट्रंप हो। डेफिनेटली वो पहले पाकिस्तान की वजह से सॉफ्ट एक उन्होंने रखा हुआ था, जो उन्होंने ट्वीट भी किया, नो मोर नाइस गाय। उसका मतलब है कि वो नाइस गाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बना हुआ था। और डोनाल्ड ट्रंप की इटसेल्फ, आपने उसकी हिस्ट्री चेक करे, वो कभी भी किसी से आराम से बात नहीं करता,
करता है, हमेशा दूसरे को डोमिनेट करके बात करता है, दूसरे को बुली करके बात करता है। अभी हालिया हमारे किंग एंड क्वीन गए हुए थे, तो आपने देखा कि उन्होंने कैसे प्रोटोकॉल ब्रीच किया और कैसे इंटरवीन करते हुए जो है उनके प्रोटोकॉल को तहस नहस करते हुए खुद अपनी पावर शो की कि मैं ये कर सकता हूँ, खुद ही अपने अरकान से हाथ मिला रहे नहीं मानता। एग्जैक्टली भाग के जो है उसने सलाम किया है, तो वो और उसने ये तक भी कह दिया कि मेरी मम का क्रश थे आप, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप ट्रम्प के बयानात को या उसके पोस्टरिंग को हल्के में नहीं ले सकते। ये कामकली की बात होगी कि ट्रम्प ने कह दिया वो करेगा नहीं, वो कर जाता होता है। पाकिस्तान को ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान कि उसने एक ऐसे बुली शख्स को माइल्ड रखा हुआ था, सॉफ्ट करके रखा हुआ था कि वो पाकिस्तान की बात सुन रहे थे। लेकिन सफीना खान साहब, दबाव तो अमेरिका के ऊपर भी काफी है। अगर हम गुज़श्ता रोज़ देखें, जो कांग्रेस कमेटी के अरकान थे उन्होंने बड़े तल्ख और हक़ायक़ पर मबनी सवालात पूछे हैं पीट हेक्सेस से, और वो लाजवाब थे। तो ये सारी चीज़ें भी ग्राउंड पर मौजूद हैं। जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि अमेरिकी अवाम का गम व गुस्सा, उनके इत्तेहादी, नेटो, तमाम लोग ही ख़ाइफ हैं अमेरिका की पॉलिसी से। फिर वो इस जंग को कैसे जारी रख सकते हैं इतनी भारी कीमत के बावजूद? आगे मिड टर्म इलेक्शन भी सर पे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरफ अगर वो कहते हैं कि मैं फजाई जो है ईरानी जो है वो तबाह कर दूंगा, और दूसरी तरफ कि ईरान को हार मानना होगी, और उनको अपने मुल्क के अंदर ही अपनी ही मुखालफत का सामना भी है। उनकी जो आवाम है वो महंगाई से जो है वो चीख रही है, और 25 करोड़ की जो बातें हो रही हैं ये सब अपनी जगह। लेकिन ट्रम्प को इस वक्त विन विन सिचुएशन चाहिए, चाहे उसके मुल्क के लोग क्या भी चाहते हैं, उसकी नेशन क्या चाहती है, वो उसको नहीं प्रेफर करेगा। अगर जैसे देखें मोदी माइंडसेट उधर भी है, अगर उसको लगेगा कि मैं किसी तरीके से लूज कर रहा हूं तो वो डेफिनेटली जंग में जाने को प्रेफर करेगा। वो यही नैरेटिव रखेगा कि अगर मैं नहीं तो कोई भी नहीं। तो आप इस खतरे को मत लाइट लें कि वो शायद उसको प्रेशर है, तो उसको तो जंग सूट करती है ना। अगर उसकी अमेरिका से मुखालफत फेस हो रही है तो वो उसको जंग सूट करती है, तो फिर वो जंग की तरफ ही जाएगा। और ये भी दिखाता है कि ये सब कुछ मेरे ख्याल से ईरान की वजह से भी हुआ है। हम सिर्फ अमेरिका को ही ना इसका इल्जाम ठहराएं कि अमेरिका जो है वो ऐसे कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कर रहा है। ईरान जब तक अच्छा था अमेरिका भी अच्छा था। वो भी आउट ऑफ द वे जाके विद इन अ सेकंड जो है हर बात मान रहा था। सालिसी किरदार जो अदा कर रहा था पाकिस्तान, उनकी हमारी अस्करी और हमारी सियासी क़यादत को ऑन बोर्ड लेके सुन रहा था, ऑब्लाइज कर रहा था, और हमारी हर बात को मन और तस्लीम करते हुए आगे जा रहा था। उससे लगता था कि ट्रम्प सोल्यूशन चाहता है। लेकिन सफीना साहिबा, आप जिस तरह से ईरान की भी बात कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ईरान भी पहले हमारी शराइत पर हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो रहा था, या वो भी अपने थोड़ी नरमी लचक दिखा रहा था। लेकिन कुछ ऐसी शराइत जो अमेरिका की जानिब से रखी गई हैं जो कि ईरान को काबिल कबूल नहीं थी, फिर भी उस पर लचक दिखाई गई है। शायद पाकिस्तान की ये सफारती कोशिशें हैं जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हम अपनाए हुर्मुज़ को भी खोलने के लिए तैयार हैं, और हम बाद में यूरेनियम इनरिचमेंट पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेटर ऑन। लेकिन अभी के लिए वो कहते हैं कि अपनाए हुर्मुज़ हम खोलने के लिए तैयार हैं, आप जंगबंदी के लिए तैयार हो जाएं और अपनी नाकाबंदी हटा लें, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद सीरियस नजर नहीं आते हैं। आपकी जानिब वापस आऊंगी हमजा साहब। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर किया जा रहा है ईरान के ऊपर। क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से? और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसका जस्चर, हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप के जस्चर की, इससे पहले सिर्फ वो ज़बानी कलामी ट्वीट करते रहे हैं, अब तो उनकी एक पिक्चर इस तरह की आ गई है जिसके ऊपर वो लिखा हुआ और वो ट्वीट भी आ रहा है सामने कि नो मोर नाइस गाय। तो आप समझते हैं कि कोई इस तरह का मिस एडवेंचर हो सकता है? देखें, ये इस तरह के जो दावे हैं यकीनी तौर पर दोनों ममालिक अभी जंग की सूरत हाल में हैं और एक दूसरे पर वक्तन फ़वक्तन वो अटैक भी करते रहते हैं, और ईरान भी जवाबी हमले करता है कभी खलीजी ममालिक पे या जिस तरीके से भी। ये दावे जो है ना कि हम मिसाइल तैनात कर देंगे, अब ये पॉसिबल इस वजह से नहीं रहा कि अगर वो बराह रास्त अब दोबारा से अमेरिका पर हमला करते हैं और उनका मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी रिफाइनरीज या उनकी जो पावर स्टेशंस हैं उनको तबाह करते हैं, तो फिर ईरान का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त होगा खलीजी ममालिक पर हमले की सूरत में, जिसको ना पाकिस्तान बेयर कर सकता है, ना खलीजी ममालिक, और ना ही अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि खलीजी ममालिक की जो सूरत हाल है उसमें भी पिछले दिनों में आपने देखा कि जब ईरान ने लिमिटेड जो है वो उनके कुछ जो स्टेशंस थे या पोर्ट्स थी उनको जब निशाना बनाया, तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरे मशरिक़ वुस्ता समेत पाकिस्तानियों पर आया महंगाई की सूरत में। तो ये तो एक अच्छा असरात तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन अमीर हमजा साहब, एक खदशा जिसका इजहार ईरान ने किया था कि अमेरिका एक बार फिर से ट्रैप कर रहा है और वो इंगेज करते हुए ईरान को
दोबारा से एक और हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम खबरें तो ये सुन रहे थे बहरहाल के इंटरसेप्टर्स की शॉर्टेज हो रही है, उनका स्टॉक पाइल तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो इजराइल भी यकीनी तौर पे अपनी जो होने वाली तबाही है अपने शहरों के अंदर, उससे बड़ा परेशान था। उनके अवाम भी सड़कों पर आ चुके थे। तो ये जो टाइम बाय किया गया है, गेन किया गया है, मुज़ाकरात की आड़ में एक बार फिर से नए हमले की तैयारी की गई है, या फिर वही चीज़ है कि सिर्फ दबाव के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, चाहे वो ट्वीट हो या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना, या फिर अपने तमाम एयरक्राफ्ट करियर्स को मशरक़ वस्ता में ले आना? सर, जो जंग होती है, खा वो अमेरिका जितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसको दबाव का सामना तो है। ईरान तो अमेरिका के मुकाबले में उस तरह उसकी अस्करी ताकत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह अमेरिका का जो दावा था कि उनको ख़त्म कर दिया है, और नाकाबंदी के बावजूद भी अमेरिका ने तो अबनाए हुर्मुज़ की वो की हुई है नाकाबंदी, तो इसके बावजूद उनको क्या मसला है? ठीक है, ये वो प्रेशर तो डाल रहे हैं कि ईरान को अपनी शराइत पर, सख्त शराइत पर, मुज़ाकरात पर आमादा किया जाए। और एक ही उनका मुतालबा है, जो अहम मुतालबा सामने आता है, कि ईरान अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो। तो वो तो जंग इसी वजह से शुरू हुई है, तो वो किस तरीके से दस्तबरदार होंगे? हाँ, उसको पोस्टपोन ज़रूर किया जा सकता है। और मेरे ख़्याल से ये जो धमकी है, ये दबाव में लाने की वजह से है कि ईरान को मज़ीद जो है प्रेशराइज़ किया जाए, ताकि वो मुज़ाकरात की तरफ आए। अमेरिका चाहता है कि इस जंग को जल्द से जल्द जंग को वाइंड अप किया जाए, कि जिस तरह भी आपने ठीक है। फरमाया कि अभी उनके इंतखाबात भी आने वाले हैं, महंगाई दुनिया में बढ़ रही है, तेल की वजह से महंगाई की सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल रही है, तो उसका असर जो है पूरे खित्ते में फैल रहा है, और ये अमेरिका नहीं चाहेगा कि दोबारा बिल्कुल सही से कह रहे हैं। फिर ऐसी गलती करे, जिसका अमेरिका भी नतीजा नहीं जो है चाहेगा वो और शायद मशरिक़ ईरान भी ये वस्ता नहीं को। चाहेगा, बल्कि पूरी जी जी, दुनिया इस बिल्कुल। वक्त जो है वो नहीं चाहती है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। सफीना साहिबा, ईरान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हैरान कुन हिकमत अमली सामने आएगी। एक तो वो हैरान कुन हिकमत अमली क्या हो सकती है, क्या करने वाला है ईरान किस किस्म की तैयारी करके बैठा हुआ है, और अगर अमेरिका की जानिब से वही हाइपरसोनिक मिसाइल दागे जाते हैं, जिसका खदशा बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को देखते हुए, जिस तरह आप भी कह रही थी कि उनको वो जंग की तरफ जा भी सकते हैं अगर उन्हें ये नहीं कहा जाता कि वो जंग जीते हुए हैं, या ईरान की जानिब से भी फेस सेविंग उन्हें नहीं दी जाती कि जी हाँ आप ही फाते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की बका भी इसी में है कि वो जंग शुरू करें दोबारा से, और उनकी शायद सेटिस्फेक्शन भी इसी में होगी। तो समझते हैं कि उसके बाद ईरान का क्या रद्द अमल होगा, और क्या उनकी जो हिकमत अमली जिसकी बात वो करते हैं, हैरान कुन हिकमत अमली है जो सामने आ सकती है, वो क्या हो सकती है मुतवक्के तौर पर? देखिए, ये जो जंग है ना, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल कशमकश बन चुकी हुई है। तो ये कह देना कि अगर ईरान अपनी जगह पे स्टैंड लेके रखता है तो शायद कोई हमारा आलमी दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका डेफिनेटली हमला करेगा, और आप इसका इंतजार कीजिए कि बहुत जल्द हमला करेगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी ये नहीं शो करेगा कि वो अमेरिका वीक है। अमेरिका जो है सिंबॉलिक तरीके से सिर्फ एक धमकियां दे रहा है। मुझे खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत जल्द एक ऑर्डर करेंगे ईरान के ऊपर हमला करने के। एक बात जो आप लोगों ने कही, डेफिनेटली ईरान बड़ा अपनी भरपूर तरीके से उन्होंने अपनी सालमियत का दिफा किया है, लेकिन अल्टीमेटली एक लंबे अरसे तक ईरान सर्वाइव नहीं कर सकता है। जैसे हमजा ने भी बोला कि जी ईरान जो है वो अपने खलीजी ममालिक के ऊपर हमला करेगा, तो डेफिनेटली वो यही कर रहा था, उसके बस में यही था। लेकिन क्या ये ईरान को सूट करता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ईरान सऊदीया पर अगर हमला करता है तो उसको ये सूट करता है? बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा कौन होगा? पाकिस्तान खड़ा होगा। तो ये सिर्फ कह देना कि ईरान जो है वो सबको बीच में ले डूबेगा, अल्टीमेटली कितना लड़ेगा? अल्टीमेटली जब पाकिस्तान भी सामने खड़ा होगा, अमेरिका भी खड़ा होगा, इजराइल भी होगा, बाकी वेस्ट एंड यूरोप भी खड़ा होगा, जब जंग शुरू होगी तो ईरान तनहा हो जाएगा। खलीजी ममालिक जो मुशरिक हैं वो भी उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली मेरे ख्याल से जो सेंस प्रिवेल करनी है वो ईरान की तरफ से करनी है कि आया वो वाकई ही अगर हट दर्मी बरकरार रखता है तो उसका नतीजा पूरी दुनिया को तो भुगतना अच्छा, ही पड़ेगा। इस तमाम सिनेरियो में जिस तरह से अभी भुगतना पड़ आपने सकता है। जी मैं सफीना साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमजा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैडम ये कह रही हैं कि पाकिस्तान भी ईरान के मुकाबले में खड़ा हो जाएगा और वो तन्हा हो जाएगा। पाकिस्तान ईरान के साथ हम क्यों जंग करेंगे जी? वो तो हमारा हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने इस जंग को रोकने के लिए, हमारी मिलिट्री क़यादत ने, सियासी क़यादत ने, आसिम मुनीर साहब ने ये काविशें रोज़ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहता। हाँ, लेकिन हमजा साहब ये बड़ी बारीक सी डोर है। जी जी, सफीना साहब क्या कहना
जी जी फरमाइए। मेरा ये कहने का मकसद है कि वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक ऐसी वनरेबल सिचुएशन आ जाती है कि ईरान सऊदी पे भी हमला कर देता है, तो फिर जो हमने एग्रीमेंट किया वो उसका क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को ये कहेगा कि हम ब्रदर मुल्क हैं, हम सॉरी इन पे अटैक नहीं कर सकते कि ये आप पे अटैक कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान को फिर एक क्लियर कट लाइन लेनी होगी, और मुझे लगता है कि अभी तक हमारी असली और सियासी मेरे क़यादत ख्याल ये से चीजें रख चुकी है पाकिस्तान ईरान ने के सामने। अपने आप को, पाकिस्तान ने अगर किसी दुनिया में अभी इस खित्ते में इस जंग के दौरान अगर सबसे कामयाब हिकमत अमली किसी मुल्क की सामने आई है, अहम सिफारतकारी, सियासी, अस्करी सूझबूझ, वो पाकिस्तान ने अपने आप को आलमी दुनिया पर अपनी सिफारतकारी को, अपनी अस्करी ताकत को मनवाया है। और आप ये हम नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो सऊदी अरब पे हमला कर देगा। भाई ईरान सऊदी अरब पर हमला क्यों करेगा, उसको बता दिया है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, और अभी कतर के साथ भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, जिस तरह उनकी ख्वाहिश है। फील्ड मार्शल साहब का भी विजिट हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि उनका रिएक्शन जो है वो इस बताने के बाद सऊदी अरब पे आएगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहिदा ज़रूर है, लेकिन हम किसी पराये की जंग में हमने पहले भी बहुत आपकी बात नुकसान यहाँ पर उठाया, हम किस वजह काफी से तक आएंगे? इसमें वजन और है। ईरान अमीर हमजा हमारा साहब हमसाया मुल्क है जी। और सर पाकिस्तान का एक अपना आलमी सतह पर एक सियासी अस्करी वजन है। पाकिस्तान अभी आपने देखा ईरान के वजीर खारजा जब पाकिस्तान आए तो फिर ओमान में वो आए थे, मैं तो ओमान में हम रहते हैं, हमने देखा कि वो फील्ड मार्शल साहब के त्यारे में आए थे, क्योंकि वो एक मैसेज था कि आप जो है वो इनको टारगेट नहीं कर सकते। उनको खतरा था कि शायद इनके जो है वो जेट को वो टारगेट कर दे इसराइल, लेकिन पाकिस्तान ने ये अपना जेट भेज के फील्ड मार्शल साहब ने ये मैसेज दिया कि इसराइल हो या कोई भी हो, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि एटॉमिक पावर की हामिल जो है पाकिस्तान ने, जिसने बर्तरी हासिल की अपनी हालिया जंग में, उसके जो है वो जेट को जो है वो बराह रास्त कोई निशाना ठीक है बनाए। तो इतना हमजा आसान नहीं है। साहब, जाते जाते इतना आसान सफीना चीज़ साहब का नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जी फरमाइएगा सफीना साहब। अब मैं वही कह रही हूँ, जो ईरान करेगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट में क्या किया वो तो पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्या किरदार था, हमारी सियासी क़यादत का क्या किरदार था, उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर रहा है। तो पहले दिन से कह रही हूँ कि जो पाकिस्तान ने ये किया है ये दुनिया में कोई भी नहीं कर सका, ना वेस्ट कर सका, ना यूएई कर सका, ना यूरोप कर सका, उससे तो कोई दो राय है ही नहीं। हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि वो जो खलीजी ममालिक पे ईरान जो है वो हमला करेगा, क्योंकि पास्ट में किया है, तो हम उसकी फ्यूचर की बात कर रहे थे कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ईरान के साथ क्या हो सकता है। हमने ये नहीं कहा कि ईरान के ऊपर पाकिस्तान हमला कर देगा, लेकिन अब पाकिस्तान ने जिनके साथ एग्रीमेंट किया है, जैसे आपने बताया कि कतर के साथ भी होने जा रहा है, और अगर खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो उस पर निकल होगा नहीं। सफीना साहिबा अटैक होता भी है तो ईरान का जो मौके पे बड़ा वाजे रहा है कि हम जो वहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं उन्हीं को सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे, या वहां पर जो अमेरिकी इंस्टॉलेशंस हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। किसी भी सूरत को इन ममालिक की सालमियत को टच करेगा तो तब प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल सही। और ईरान यकीनन इस तरह से नहीं करेगा कि वो किसी भी मुल्क की सालमियत पर अटैक करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सफीना खान साहिबा, अमीर हमजा साहब मौजूद थे और दोनों का तज्जिया बड़ी खूब ने देखा कि किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर पाकिस्तान को दोनों ममालिक को लेकर चलते हुए, बल्कि पूरे खित्ते को साथ लेकर चलते हुए सिफारतकारी को कामयाबी से पाए तक मिल तक पहुँचाना होगा। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता से एक बड़ी खबर ने आलमी मईशत और तवानाई की मंडियों में हलचल मचा दी है। और ख़बर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी इख्तियार करने का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक़ 1 मई से होगा। ये फैसला ना सिर्फ तेल की आलमी सियासत में एक बड़ी तब्दीली समझा जा रहा है, बल्कि इसके असरात दुनिया भर की मईशतों, बिलखसूस तरक्की पजीर जो ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, उन पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके फौरी और इसके दूरस क्या असरात हो सकते हैं, क्या नताइज हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अकमल साहब, माहिर मईशत। अकमल साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ये कि इस फैसले की ज़रूरत अरब अमारात को फौरी तौर पे क्यों पेश आई है। 60 में बनने वाला ये इत्तेहाद, और इस वक्त जबकि ऑयल रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, रिजर्वायर्स फुल हो चुके हैं, और अपना हुर्मस बंद होने की वजह से तेल की तरसील तो ना होने के बराबर है। तो फिर अगर अरब अमारात को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना भी था तो उसका वो फौरी फ़ायदा तो उठाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। फिर इसके असरात फौरी और दूरस क्या हो सकते हैं?
देखें, इसकी वजूहात की अगर बात की जाए ना, तो दो वजूहात बड़ी अहम है, सिफारती वजूहात और जो माशी वजूहात हैं। सिफारती तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो यूएई और सऊदी अरब जो है वो काफ़ी अरसे से उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे, और सऊदी अरब को बड़ा भाई समझता था यूएई। जी हाँ। लेकिन हालिया अगर देखा जाए तो यमन के हवाले से सऊदी अरब ने जब वहाँ से यूएई को अपनी फ़ौजें पीछे भेजने के ऊपर इसरार किया, बल्कि ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ पे अपनी फ़ौजें भेजकर यूएई को पीछे हटने पे मजबूर किया, तो उसके बाद से लग रहा था कि ताल्लुकात में इनके थोड़ी-सी सर्दमोहरी आ गई है। साथ ही साथ यूएई का इज़राइल के ब्लॉक को जो है वो करना और इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना, तो ये और पाकिस्तान के साथ चूँकि सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया, तो उसके बिल्कुल एंटी जाते हुए यूएई ने इंडिया के साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो ये इस किस्म की जो सिफारती वजूहात हैं, इसकी वजह से लग रहा है कि यूएई और सऊदी अरब भी एक दूसरे के आमने-सामने आते जा रहे हैं। इस सूरत हाल में यूएई को मुनासिब नहीं लगा कि वो किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा रहे जिसमें सऊदी अरब की डोमिनेंस है, क्योंकि ज़ाहिर है इन तमाम ममालिक में जो ओपेक के हैं कंट्रीज़, उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो सऊदी अरब की है, और सऊदी अरब ही इनकी जो है वो लिमिट जो है कि सप्लाई किस हद तक जो है वो कौन-सा मुल्क कर रहा होगा, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो उस इन्फ्लुएंस से निकलने के लिए अपने सिफारती एक प्रोटेस्ट को ऑन रिकॉर्ड बिल्कुल लाने सही। के लिए ओपेक अच्छा, से एक तो यूएई निकला बिल्कुल है। सही कहा अकमल साहब आपने कि क्योंकि सऊदी अरब की डोमिनेंस है तो इसलिए भी अब मुत्तहिदा अरब अमारात उनके साथ जो है वो इस मुआहदे में नहीं रहना चाहेगा या ओपेक्स का हिस्सा नहीं रहना चाहेगा। लेकिन अगर हम दूसरे तनाजुर में देखें तो इससे फ़ायदा क्या हासिल होगा, क्या फौरी तौर पर कोई फ़ायदा हासिल कर सकता है मुत्तहिदा अरब अमारात? और जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त पैदा हो चुकी है, अपना हुर्मुज़ बंद है, तेल की तरसील ऑलरेडी तातुल का शिकार है, तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर ममालिक जो कि तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन पर इसके असरात क्या मुरतब होने जा रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर आप कीमतें किस हद तक बढ़ती हुई देख रहे हैं इस फैसले के बाद? देखिए, पहले मैं यूएई की बात जो है ना वो करूँ, फिर पाकिस्तान के ऊपर आता हूँ। यूएई का अगर बात की जाए ना, देखिए यूएई माशी तौर के ऊपर ये फैसला चूंकि वो ओपेक से निकल गया, तो वो अपनी सप्लाई जो है वो अपने अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा सकता है, और इस वक्त आलमी मंडी में चूंकि कीमतें बहुत ज्यादा है, तो यूएई अपनी माशी सूरत हाल जो वहाँ पे अबतर हो गई है, वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आ गई हैं, इन्वेस्टर्स वहाँ से चले गए हैं, बहुत मतलब उसकी इकोनॉमी जो है उसकी हालत दगरगू है। तो उसमें अपने फायदे के लिए भी जो है ना यूएई ने अपनी सप्लाई को अपनी मर्जी से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, जैसे ईरान भी ज्यादा से ज्यादा इस वक्त रेवेन्यू अर्न कर रहा है, सऊदी अरब भी रेवेन्यू अर्न कर रहा है, तो यूएई क्यों इस मामले में पीछे रहे? तो उसने इसलिए भी अपने आप को ओपेक से निकाला, और इसके यूएई के लिए जाहिर है अच्छे इसके ऊपर असरात मुरतब होंगे। अलबत्ता पाकिस्तान की अगर बात की जाए, या पाकिस्तान जैसे दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं, वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं वो $100 से तजावुज कर गई हैं, और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये 120-125 डॉलर को टच करेंगी। तो उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ पे जो जो पेट्रोल की कीमतें हैं या डीजल की कीमतें, उनमें मजीद जो है वो इजाफा किया जाना जो है वो मतलब हुकूमत के लिए हो जाएगा, आसान हो जाएगा नागुज़ीर हो कि अब चुका करें। है। अब इसके बगैर हमारे पास जो है वो कोई और रास्ता नहीं, ऊपर से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, उसके इन्फ्लुएंस में। हालांकि मैं इस इजाफे की जगह इसको एग्री नहीं करता, इसके इसके बजाय हुकूमत के पास अल्टरनेटिव रास्ते अवेलेबल हैं, लेकिन चूंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में है, तो हमारे यहाँ पे मजबूरन तेल की कीमतों को जो है ना वो आगे बढ़ाना तो पड़ेगा, और अकमल साहब, उससे ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली महंगाई रास्ते पे कौन से तूफान हैं आएगा। जो कि आप बताना चाहें? हुकूमत को शायद अभी इदराक ना हो उन ऑल्टरनेटिव का, ताकि आवाम पर अल्टीमेटली तो ये बोझ पड़ना है। कोई ऐसा मशवरा क्या हो सकता है? देखिए, मैं असल में मैंने एक दो दिन पहले अपना एक आर्टिकल भी लिखा था, और उसके अलावा भी अपने प्रोग्राम्स में भी, और जो जो सारे हमारे माशियात हैं वो भी इस चीज़ को एग्री करते हैं कि हुकूमत जिस तरीके से महंगाई को कंट्रोल कर रही है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर रिलाय करता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ज़्यादातर उस वक्त कारगर साबित होती है जब मुल्क में डिमांड बहुत ज़्यादा हो, और उस डिमांड की वजह से कीमतें बढ़ रही हो। जबकि हमारे यहाँ जो महंगाई है वो सप्लाई साइड की वजह से है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, चाहे वो बिजली की कीमतें हों, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, या दीगर जितनी भी कॉस्ट हो, वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि फिनिश गुड या जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है वो महंगी है।
इस सूरत हाल में अगर हुकूमत इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पॉलिसी के बजाय अगर वो टैक्सेस में थोड़ी सी सब्सिडी देती है, थोड़ा बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, अपने रिफॉर्म्स को मजीद बेहतर करती है, ताकि जो हमारे पास अननेसेसरी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम हो सकें, या हमारा जो 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 जैसे आप इंडिया की या दीगर मुल्कों की भी मिसाल जी। लें, तो उन्होंने पेट्रोल या तेल की कीमतों में उतना इजाफा नहीं किया जितना अच्छा, हमारी हुकूमत ने जो है वो बिल्कुल ये कर इजाफा दिया, कर मौके का दिया है। भरपूर फ़ायदा उठाया। अच्छा अकमल साहब, 2-3 चीज़ें मैं लास्टली आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि ओपेक से अलहदा होकर यूएई ने एक इनडायरेक्टली तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया है या उनकी फ़तह को यकीनी बनाया है, नेतन्याहू की फ़तह को यकीनी बनाया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से एतराज़ करते रहे कि ओपेक ममालिक को हम सिक्योरिटी फराहम करते हैं और बदले में ये महंगा तेल बेच के मुनाफा कमाते हैं। तो अब ओपेक को वीक करना ये अमेरिका को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। साथ में $3.5 अरब इस मौके पे मांगा जाना यूएई का पाकिस्तान से, ये भी इसी तनाजुर में है। और लास्टली जिस तरह पाकिस्तान ने एक मजबूत मीडिएटर का किरदार अदा किया है, ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं, तो हम अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए कम से कम जो पाइपलाइन अधूरी है उसको मुकम्मल किया जाए। जो हमारी कम से कम सैंक्शंस हैं हमारे ऊपर हैं कि हम तेल नहीं खरीद सकते, इसको यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम फ़ायदा उठा सकें और जो आलमी एक बहरानी कैफियत है उससे कम से कम हमें कुछ कंपैरेटिव रिलीफ मिले। जी बिल्कुल, मैं आखिरी सवाल से ही आपके शुरू करूंगा कि जो गैस पाइपलाइन है उसको बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान की देखें ना, ईरान ने तो अपना हॉर्मज़ बंद किया ना, हमारे साथ तो ईरान की बाउंड्री लगती है, तो वहां से पाकिस्तान इजीली ऑयल ट्रांसपोर्ट कर सकता है। चाइना और इंडिया वहां से मतलब उनके अनरजिस्टर्ड जो है वो कंटेनर या जो शिप्स हैं उनके जरिए ऑयल अपने मुल्क में पहुंचा रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और अब तो अमेरिका ने पाबंदियां भी नरम कर दी, तो पाकिस्तान को इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए और इसको जो है वो अवेल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, यूएई की जो बात की कि उसने अमेरिका को खुश करने के लिए किया, मेरे ख्याल में देखें हर मुल्क की अपनी एक आज़ादाना इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है। और इस वक्त जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जो मल्टी पोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे, मुख्तलिफ ग्रुप्स होंगे, तो उसमें बाज़ाहिर लग ऐसी रहे कि यूएई का जो स्टांस है वो इसराइल और अमेरिका के साथ हमाहंग नजर आ रहा है। इसी तरीके से बिल्कुल कुछ सही। ममालिक ऐसे हैं जो चाइना और रशिया वाले ब्लॉक में हैं। तो वर्ल्ड इज इमर्जिंग, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किस कैंप का हिस्सा है, अब काफ़ी कुछ वाज़े हो रहा है। और जो तवक्को थी हमें 2026 सफ़बंदी का साल होगा, ऐसा ही कुछ होता दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मैशत। हमें अपने मफादात को देखते हुए अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए चाहिए। हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, ना तो इस खत्े के और ना ही तवानाई की जो मार्केट है ओपेक के अंदर भी एक उखाड़ पिछाड़ हो रहा है, तो इसके असरात शिद्दत के साथ महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल जी, और इसके साथ ही मौसम के असरात भी महसूस किए जा रहे हैं, उन पर बात करेंगे। कभी शदीद गर्मी की लहर, कभी अचानक बारिशें और कभी मौसम का गैर मुतवक्किर रवैया, ये सब आखिर क्यों हो रहा है? या क्या ये मौसमियाती तब्दीली है और क्या अब मुस्तकिल हकीकत बन चुका है ये? इसी तरह से हमें इन मौसमों को देखना होगा। इस सबसे बचने के लिए क्या करना होगा? महकमा मौसमियात ने खबरदार तो कर दिया है कि मई और जून के महीने में इस साल भी शदीद गर्मी के साथ साथ गर्म तरीन महीने साबित हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं बारिशें भी हैं, हीट वेव का खदशा भी जाहिर किया जाता है और वहीं पर आंधी तूफान भी है। तो हमारे साथ इरफान विर्क साहब मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर मेट, उन्हीं से जानते हैं। बिल्कुल, विर्क साहब से इशाल तो काफ़ी नाराज़ भी हैं, इस बार फिर उन्होंने कपड़े सूखने के लिए लटकाए और वो भीग गए। तो ये इरफान साहब, क्या मामला क्या है? हीट वेव की फोकास्ट आती है, बारिश हो जाती है, बारिश की फोकास्ट आती है तो हीट वेव आती है, ये हो क्या रहा है? देखिए, अभी जो एक्चुअली आप अगर जनूबी इलाकों में देखें तो जनूबी इलाकों में अभी भी शदीद गर्मी जो है ना वो बरकरार है। कल थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ था, आज से फिर जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा जनूबी इलाकों में। कल गो के ऊपर शुमाली इलाकों में बारिश हुई और जनूबी इलाकों में थोड़ा सा टेम्परेचर जो है ना वो कम हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। अब आज से दोबारा से टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और अगले 2 से 3 रोज़ जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ते हुए देखेंगे आप। और जो शदीद गर्मी पड़ेगी जनूबी इलाकों में, जबकि आपके जो शुमाली इलाका जात होंगे वहाँ पर चंद मकामात पर जो है ना वो अभी भी इन दिनों में जो है ना वो बारिश जो है ना वो मुमकिन है कि वो वहाँ पर बारिश हो और जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर शदीद गर्मी। जी, तो ये बारिशों का सिस्टम कहाँ से दाखिल हो रहा है इरफान साहब? देखिए, ये एक मगरबी हवाओं का सिलसिला था जो अभी पाकिस्तान के काफ़ी इलाकों से निकल चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ शुमाली इलाका जात पर महदूद है, वहाँ पर ये होगी। अगले 2 से 3 रोज़ जो है ना मौसम
बेशतर इलाकों में मौसम जो है ना वो गर्म और खुश्क ही रहेगा। ताहम इस 2 से 3 रोज के बाद एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल होगा, जिसके जेर असर बालाई इलाकों में दोबारा से बारिश होगी। और वो 2 से 3 रोज रहेगा, यानी कि वो 3, 4 और 5 मई के दौरान में वो वेदर हिट करेगा। और उसमें जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में बारिश आंधी के साथ होगी। तो गंदम की कटाई के जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर शुमाली पंजाब वाले हैं, उनको हम यही कहते हैं कि वो गंदम की कटाई में एहतियात बरतें। इन दिनों में या तो ना काटें, इसके बाद काटें, या इससे पहले जो अगर काटी हुई है गंदम तो उसको संभाल लें। बिल्कुल सही। अच्छा इरफान बेग साहब, ये भी बताइएगा कि नीनो भी कहा जा रहा है कि ऐसा भी कोई सिस्टम दाखिल हो चुका है पाकिस्तान में, और लानीना भी नामी सिस्टम भी है। ये सिस्टम आखिर किस तरह से असरअंदाज होंगे पाकिस्तान के ऊपर, और क्या इनके असरात नज़र आएंगे हमें ओवरऑल वेदर के ऊपर भी, और क्या ये बारिशें भी इसके साथ होंगी, या फिर सिर्फ हवाएँ, और जिस तरह आप भी कह रहे हैं, या खुश्क साली का साल भी ये साबित हो सकता है उसकी वजह से? देखिए, जैसा कि आपने ये कहा ना कि अल-नीनो सिस्टम, पहले तो मैं ये वाज़ह कर दूं कि ये अल-नीनो कोई सिस्टम ऐसा नहीं है वेदर का जो कि चलता हुआ जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं है। ओके। ठीक है। अल-नीनो वो समंदर की वो कैफियत है जिसमें जो उसका दर्जा हरारत नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। जब समंदर का दर्जा हरारत नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो वो असर करता है हवाओं के ऊपर। तो ठीक है। हवाओं पर जब असर करता है तो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से इसका इम्पैक्ट आता है। जैसा कि अल-नीनो का वाज़ह इशारा जो होता है, जब अल-नीनो डेवलप हो जाए तो जो अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ पर हीट वेव्स आया करती हैं। और इसी तरह जो जनूबी एशिया के इलाके हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, यहाँ पर भी मानसून में और प्री मानसून में जो है ना इसका बारिशों पर असर होता है। नॉर्मली जो है वो बारिशें नॉर्मल या नॉर्मल से कम हुआ करती हैं। अभी ये जो अल नीनो है, अभी इसने डेवलप होना है, अभी न्यूट्रल कंडीशन चल रही हैं। अभी ठीक है। जो समंदर का दर्जा हरारत इतना नहीं बढ़ा, जब ये बढ़ेगा उसके बाद इसका असर आना शुरू होगा। अभी इसका असर नहीं है। अभी जो है ये नॉर्मल पैटर्न जो चल रहा है, कभी ये बारिश का सिलसिला आता है और कभी जो है ना हीट वेव आती है। जैसे बिल्कुल ही ये सही। 3, 4 और 5 का जो सिस्टम गुजरेगा उसके बाद आप देखेंगे बिल्कुल कि ठीक। और यकदम अभी कुछ टेम्परेचर रोज तक मौसम यूं ही रहेगा। इरफान बेग साहब डेप्यूटी डायरेक्टर मेट हमारे साथ मौजूद थे। कभी बादल, कभी गरज बरस और कभी फिर धूप और गर्मी की हिद्दत भी महसूस की जा सकेगी। तो कुछ अरसे तक तो मौसम इसी तरह से मुतदल और हर रहेगा। तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहने। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और एक अफसोसनाक खबर, एक अफसोसनाक वाक़या। ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इसको हाईलाइट करने का मकसद भी यही है कि शायद ये आखिरी वाक़या हो सके। जब मुहाफ़िज़ ही कातिल बन जाएं तो सवाल सिर्फ एक जुर्म का नहीं रहता नाज़रीन, जब पूरे माशरे की बुनियादें हिल जाएं। तो लिया के चक है, चक नंबर 120 LM, यहाँ पर भी एक इसी तरह का कर्बनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक चची ने मुबैना तौर पर अपनी 6 साला भतीजी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। कैसे कत्ल किया आप सुनेंगे तो आपकी होश उड़ जाएंगे, अकल दंग रह जाएगी। बिल्कुल जी, ये कोई एक वाक़या नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अपनों के हाथों कत्ल की लर्ज़ाखेज़ कहानियाँ सामने आ रही हैं। कहीं माँ अपने ही बच्चों की जान ले लेती है, तो कहीं शौहर बीवी को कत्ल कर रहा है, और कहीं रिश्तों की हुर्मत को पामाल करते हुए इंतहाई सफाकी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये जो वाक़या जिसके ऊपर हम आपसे आपको तस्करा भी जिस वाक़े का कर रहे हैं जी। ये एक फैमिली है जो कि एक साथ रहते थे कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर बच्ची जो है उसको पहले गला घोंट कर मारा गया है, उसके बाद बिस्तरों की लेयर के अंदर उसको छुपा दिया गया है। और ये वाक़या जो है लिया के अंदर पेश आया है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुद सगी चची है जिसने बहुत छोटी सी बच्ची को कत्ल किया अपने हाथों से। और पुलिस ने जब कार्रवाई की है तो ख़वातीन जो मुल्ज़िमान थी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। किस तरह से किसी अपने को कत्ल करने का हौसला पैदा होता है, ये सारी तफसीलात हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लिया के मौजूद हैं, अज़हर अब्बास भट्टी, उनसे। जी अज़हर अब्बास, बताइएगा ये वाक़या किस तरह से पेश आया? जी इशाल और जुनैद, लिया में जो थाना है चौबारा, उसकी हदूद में चक नंबर 120 ML एक इलाका है जहाँ एक जॉइंट फैमिली 6 भाई इकट्ठे रहते हैं। वहाँ एक लर्ज़ाखेज़ और अंदोहनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, जहाँ मामूली तनाज़ा जो है वो खूनी रूप धार गया है। एक चची ने
अपनी सगी भतीजी को रिश्तों के तकद्दुस को पामाल करते हुए गला दबाकर कत्ल कर दिया है। और महज उसकी जो रीज़न और वजह थी कि देवर और उस भाभी के दरमियान जो है मामूली सा तनाज़ा हुआ, जिसमें गुस्से की आग में वो गज़बनाक होकर उसने अपनी सगी भतीजी 6 साल नन्ही मुन्नी बच्ची जो है अलीशा फातिमा नामी बच्ची थी, उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर अपनी दूसरी भाभी सुरैया के साथ मिलकर उस जुर्म को छुपाने के लिए उस मासूम बच्ची की नाश को बिस्तरों के अंदर लिपेट के रख दिया। काफ़ी देर लापता होने के बाद बच्ची के वालिदैन को तशवीश लाहक हुई, तो उन्होंने मकामी पुलिस को आगाह किया। मकामी पुलिस ने बर वक्त एक्शन लेते हुए घर की तलाशी ली, तो बिस्तरों में से लिपटी हुई नाश को बरामद कर लिया और दोनों मुलजिमा ख़वातीन को गिरफ्तार करके पाबंदे सलासल कर दिया है और मज़ीद कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जबकि मासूम बच्ची की नाश पोस्टमार्टम के बाद जो है वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। ये वाक़या जो है एक संगीन जुर्म तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मुआशरे और समाज में जो मामूली तनाज़ात और झगड़े हैं उनके जो अंजाम हैं उनकी भी अक्कासी करता है। बहुत शुक्रिया। ये कर्बनाक और अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या जिसका आपने बताया कि किस तरह से हुआ है, किस तरह से चची ने अपनी सगी भतीजी को एक मामूली सी रंजिश की बिना पे उसका गला दबाया और फिर रज़ाइयों में कपड़ों के अंदर उसको दबा दिया गया। अभी 2 रोज़ पहले जो इशरे में हुआ, एक माँ ने अपने 3 मासूम फूल जैसे बच्चों को उनके गले काट कर मार दिया है, तो ये हो क्या रहा है? इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर अब्दुल हसन माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले भी हमने आपको ज़हमत दी, इस तरह के वाक़यात क्या वजह है? इतनी इंतहा पसंदी, इतनी जुनूनियत हमारे अंदर क्यों बढ़ती जा रही है? सगे रिश्तों का एहतराम नहीं है, जिनसे आप तवक्को करते हैं कि प्यार मिलेगा, उन्स मिलेगा, वो ही आपके दर पे हो जाते हैं, आपकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। देखिए, जो मुआशरती सेहत है, यानी मुआशरे की जो सेहत है, वो एक बहुत बड़ा डिस्कस करने वाला मामला है, जिसकी वजह से मुआशरे के अंदर लोग जो है एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक के साथ रहते हैं और हमें एड्रेस करनी चाहिए चीज़ें। बढ़ते हुए वाक़यात आप देखें कि मामूली रंजिश, रिजेंटमेंट है, रिवेंज है, या कोई ऐसी बात है, या प्रोवोकिंग बिहेवियर है, आप किसी को मुश्तिल कर रहे होते हैं, या नस्ल दर नस्ल ऐसी चीज़ें ख़ानदानों के अंदर चल रही होती हैं, पनप रही होती हैं, जिसकी वजह से आप अपने सगों को मार देते हैं। बच्ची का वाक़या है, इसको चची ने मारा, पीछे आप फैक्ट्स देखें तो वो मुआशरे की जो सेहत के हवाले से हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आती है। जिस तरह हम अपनी जिस्मानी सेहत और नफ्सियाती सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह हमें अपनी मुआशरती सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, जिसमें हम लोगों के दरमियान ये चीज़ सिखाते हैं कि आपको हुस्न सलूक करना है, आपको एक दूसरे का एहतराम करना है, आपने अपने अंदर इन चीज़ों को करना है। दूसरा, जो इशरे के अंदर वाक़या हुआ है, फिलिसाइड बेसिकली मैटरनल है, जिसमें माँ ने अपने बच्चों को मारा। 1969 में डॉक्टर फिलिप रेसनिक ने रिसर्च की, उसमें उसने 5 तरह की हमें ये चीज़ें बताई हैं, जिसमें अमूमन जो माँ अपने बच्चों को मारती है, इसलिए मारती है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो अपने बच्चों को मार देती है। या स्पाउजल रिवेंज, अगर आपको अपने शौहर के साथ या बीवी के साथ कोई मसला है तो आप अपने बच्चों को मार देते हैं। या सीवियर साइकोटिक, यानी सीवियर साइकेट्रिक इलनेस की वजह से आप मार देते हैं। या अगर कोई माँ खुदकुशी करना चाहती है, मरना चाहती है, तो वो समझती है कि मेरे बाद बच्चों का क्या होगा, तो वो अपने बच्चों को भी मार देती है और ख़ुद भी मार जाती है। तो आप ये देखिए, माँ और बाप दोनों की रेशो देखी जाती है। इसमें अमूमन बाप अगर अपने आप को मारता है और बच्चों को भी साथ मार देता है, इसी तरह माँ भी ये करती है। तो बाप का जो है रेशो ज़्यादा है, बच्चों के साथ कत्ल करके अपने आप को मारना माँओं का निस्बतन कम है। यहाँ पर जो वाक़या है, ये खातून जो है ये एक साइकेट्रिक इलनेस में है, यानी ये रिलेशनशिप में है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड ऑन करती जाऊँ, जो हकाइक हैं वो कुछ डिफरेंट किस्म के भी सामने आए हैं। एक तो वो रिलेशनशिप में है, एक नाजायज़ ताल्लुक किसी के साथ कायम किए हुए है, जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, ये खबरें भी सामने आई। और एक और दूसरा एंगल भी सामने आया, जिसमें उसका शौहर किसी पीर साहब को मानता था, और उन पीर साहब ने क्योंकि बच्चा पैदा होने के साथ ही ये कह दिया था कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, इसलिए वो जो उसका शौहर था रमज़ान, वो पीर साहब की क्योंकि बहुत मानता था, तो उसकी बात को मानते हुए उसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है। तो ये तनाज़ा यहाँ से भी उनका 1.5 साल पहले जब उसका बेटा शुरू हुआ तो ज़्यादा तनाज़ात जो है इनके बढ़ते चले गए, जिसकी वजह से फिर ये इसने रिवेंज में आके बताते हैं कि उसने अपने बच्चे की जान ली। सोशल हेल्थ में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि हम एक दूसरों की बातों के ऊपर एतबार करते हैं।
मुझे बताएं कि आप जब प्रवोक करते हैं, मैंने आपसे कहा कि ये बुरा है तो आप भी कहेंगे हाँ ये बुरा है, तो हम एक बुराई को जन्म एक दूसरे के खिलाफ इतने मुत्तहिद हो जाते हैं कि हम ये समझते हैं कि वाकई ये वाजिबुल कत्ल हो गया है। तो उसमें आप ये देखें कि अगर पीर साहब बीच में इन्वॉल्व हैं, कोई औरतें, कोई मर्द, कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्व है, तो आप ये देखिए उसमें नुकसान किसका हो रहा है? मासूम बच्चों का। मासूम बच्चे कत्ल हो गया। अब हम हक़ाइक़ को देखते हैं तो ये चीज़ें पहले से रुक जानी चाहिए। हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर आप ये देखें कभी भी पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस नहीं किया जाता है, और आप ये देखिए तवातर के साथ ऐसे वाक़यात आ रहे हैं जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को मार रहे हैं, और पेरेंट्स का अपने बच्चों को मारने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरे बच्चों का क्या होगा, तो वो अपने बच्चों को मार देंगे। और किस सफाकी के साथ उसने मारा, और आप ये देखिए उसने बिल्कुल भी इस चीज़ का ख्याल ही नहीं किया। एक 1.5 साल के और 5 साल के 3 साल के बच्चे को ज़िबा करना छुरी के साथ बहुत मुश्किल अमल है। अच्छा, लेकिन अबू हसन साहब, ये भी तो हो सकता है कि अगर आप अपनी जान लेना चाहते हैं, आप अपनी जान की दर पे हैं, या आप इतना डिस्टर्ब हैं, मेंटली हेल्थ आपकी इतनी ख़राब है, तो आप बच्चों के बारे में अगर इतना ही सोच रहे हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, तो किसी यतीम खाने में बच्चों को छोड़ा जा सकता है। वो सांसें तो लेंगे, वो जिएंगे तो सही, आप उनकी जान ले रहे हैं, और फिर आपने खुद को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है, आपने शौहर को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है, आपने बच्चों की जान ले ली, वो भी अपने खुद के। और अभी जो वाक़या हम डिस्कस कर रहे हैं लिया का, जहाँ पर चच्ची ने अपनी भतीजी की जान ली है महज इसलिए कि उसके बाप से, यानी कि अपने देवर के साथ कुछ मामूली सा झगड़ा हो गया था, तो वो भी बच्चे के ऊपर निकाला गया और बच्ची को इस तरह से मारा गया। ये इस तरह के वाक़यात, जो माँ वाला वाक़या है, माँ अरेस्ट हुई, माँ को सज़ा किया जाएगा, बंदे सलासल हुई, इसके बावजूद इन वाक़यात को हाईलाइट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। रियासत मुतहरक हो रही है, इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। एक और खातून ने एक और बच्ची की जान ले ली। क्या ये आपके दिमाग में उस वक्त नहीं आ रहा होता कि मैं कहीं खुद भी जाहिर है अरेस्ट होंगी, मुझे सज़ा का भी सामना करना पड़ेगा? देखिए, हमने अगर मुआशरे में ये चीज़ें रोकनी है तो हमें थोड़ी तालीम तो देनी होगी। आप ये देखें कि पिछले दिनों में जो पुलिस के मुकाबले और वाक़यात, और जिसमें लड़कियों को छेड़ा जाता है, और पुलिस के ऐसे CCD के वाक़यात कितने हुए हैं। क्या हर लड़का ये नहीं देख रहा? आप देखें अगले दिन फिर वाक़या होता है, फिर अगले दिन वाक़या होता है, और वो नेफे में पख्तौल चल जाती है, सबको पता है। लेकिन क्योंकि मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ जहन साजी नहीं है, तालीम का फुकदान है, तो मुझे बताएं कैसे मुआशरे को आप डेवलप करेंगे? हमारा काम है, हम घरों की हद तक, मस्जिदों की हद तक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जुम्मे की नमाज के दौरान जो मौलवी साहब है वो खुतबे में आपकी समाजी सेहत के हवाले से बात करें तो लोगों के अंदर इत्मीनान पैदा होगा। सारों में से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव डॉक्टर साहब क्या चीज़ हो सकती है? एक तो आपने उलमा का किरदार वो इसमें हो सकता है, पेरेंट्स को भी यकीनी तौर पे इसमें किरदार अदा करना चाहिए, रियासत, असातिज़ा, या फिर सज़ाएँ। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा हो सकता है? क्योंकि वैसे अमूमी तौर पे तो हम देखते हैं कि डंडा पीर जो है सबको सीधा कर देता है। यहाँ पे हमने देखा कि बसंत के मौके पे वायर्स भी लग गई, हेलमेट भी पहने गए, ये चलाने लगे हैं, तो ट्रैफिक भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। तो आपको लगता क्या कि सबसे इफेक्टिव मीडियम कौन सा? देखिए, सबसे इफेक्टिव कि आप मुआशरे के अंदर तालीम देना शुरू करें, एजुकेट करें। आप एजुकेट करें। देखिए, एजुकेशन जो है वो मुआशरे के अंदर लोगों की जहन साजी करता है, एक खूबसूरत जहन बनाता है। आपको जब जो भी तालीम याफ्ता होगा वो समझेगा कि हाँ किसी का हक है, गैरत क्या है, रंजिश क्या है, प्रोवोकिंग क्या है, लड़ाई झगड़ा क्या है, ये सब इग्नोरेंस है, सब जहालत की बातें हैं। आप किसी को आप कर दें, आपको चीज़ें बेहतर होना लग जाएंगी, बेहतरी की तरफ आप बढ़ने लगेंगे। लेकिन हमें बहुत छोटे लेवल से शुरू करना होगा, नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। और ये वाक़यात आए दिन हो रहे हैं, मैं रोज़ देखता हूँ कि एक दिन वाक़या हुआ, अगले दिन फिर हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर। और ये आप ये देखें कि आज ये है तो हम 4 महीने बाद इस तरह के एक वाक़े के बारे में करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर हम कभी भी जज नहीं करते। देखिए, जो डॉक्टर्स हैं उनका रोल तो बहुत बाद में आता है, पहले तो मुआशरे का रोल है ना। हम जब साथ बैठे हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ जो भी बैठा है मैं उसके बारे में बात करूं, उसकी बात को सुनूं, उसको समझाऊं कि भाई अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको एड्रेस किया जा सकता है, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। इस खातून के हस्बैंड के साथ कोई फिज़िकल इशू भी था तो उसको ज़ाहिर है शादी करनी थी, लेकिन उसने एक इतना बड़ा कदम उठाया, इसका मतलब है कि उसको प्रोवोक भी किया जा रहा था, वो मेंटली सिक थी। क्योंकि बाज़ दफ़ा जो मेंटल डिसऑर्डर हैं, जैसे सीवियर साइकोपैथोलॉजी, हमें नज़र नहीं आती, वो मैं भी हो सकता हूँ,
आप मेरे बारे में सोच सकते हैं लेकिन उसके कुछ अलामात हैं कि आसपास के लोग पहचान जाएं कि ये बंदा इस कदर इंसानी जहनी तौर पे पस्ती का शिकार हो चुका है या जुनूनियत की इंतहा को पहुंच चुका है कि ये कुछ भी कर सकता है, अपनी जान ले भी सकता है, किसी की ले भी सकता है, तो इस हद तक पहुंचने की क्या अलामात होती हैं? देखिए मेरी बात सुने, ये लड़की कुछ 750-800 कॉल्स किसी लड़के के साथ कर रही थी रेगुलर, तो वो लड़का तो ज़हनी तौर पे बेहतर होने की ज़रूरत थी ना, वो उसको समझा सकता था कि ये तुम कर रही हो गलत है, तुम शादीशुदा हो, तुम बच्चे वाली हो। लेकिन आप देखिए मुआशरे के अंदर अगर हमारी दीन हमें बताता है, हमारी दुनिया हमें बताती है ये गलत है, जब गलत को हम गलत नहीं कहेंगे ना तो फिर ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी। अच्छा वो जो लड़का है वो अकेला नहीं होगा, वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता होगा, ये खातून भी करती होगी, तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो बताएं कि ये गलत है, ये सही है? सुधार पैदा करना होगा मिलकर। मैं आपको तो अच्छा तो ये वाकया एक और भी वाकया पेश आया था, अगर आपको याद हो, गुजरावाला या सियालकोट या जेहलम वाली साइड पर अपनी सगी खाला ने अपनी बहू भी थी वो उसकी और भांजी भी थी, उसको प्रेगनेंसी की हालत में जब वो 5-6 माह की प्रेग्नेंट थी और उसके भी टुकड़े किए, उसको मारा, उसके टुकड़े किए, फिर उसका फेस जो है सर जो है वो चूल्हे के ऊपर रखा, बच्चा भी था उसके अंदर नौमौलूद जो जाहिर है उसके भी टुकड़े हुए होंगे। ये बहुत खतरनाक बीमारी, इसको कहते हैं कोडिपेंडेंसी। माँ को अपने बेटे से जो प्यार है उसको हम कहते हैं टॉक्सिक लव, इतना जहरीला प्यार कि वो उसकी बीवी को भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक है, तो वो क्या करेगी? अब देखिए एक लड़के की शादी हुई है तो उसको अपनी बीवी से प्यार भी करना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, घर का ख्याल भी रखना है, अपनी बीवी का ख्याल भी रखना है, लेकिन माँ रिजेंटमेंट रंजिश में इस हद तक आगे बढ़ जाती है और वो प्लान करती रहती है कि इसको किसी तरह से ठिकाने लगाऊं। ये मुआशरे के अंदर कम लेवल पर, मॉडरेट लेवल पर, हाई लेवल पर हो रहा है, हर घर में हो रहा है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उस औरत का रिवेंज या रिजेंटमेंट इस हद तक थी कि उसने किराए के कातिल बुला के उसको मार के उसको जला दिया। आप देखिए बेटियों के साथ मिलके, किराए के कातिल नहीं, नवासों के साथ, बेटियों के साथ मिलके, मतलब वो बहनें भी थीं, वो औरतें भी थीं, जिस औरत को मार रही थी वो एक औरत भी तो थी। कितनी तकलीफ देही चीज़ है। हमें मुआशरे के अंदर जो है ना अदम बर्दाश्त के हवाले से बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे को आज ही लोगों को बताना शुरू कर दें कि आपके जब बेटे पैदा हो गए हैं, इनकी शादियां जब करनी है तो इनके यहाँ औरतें आएंगी, बर्दाश्त आपको करना है। और किसी ने भी आके जगह बनानी है, जब जगह बनानी है तो ज़ाहिर है उसको ज़रूरत होती है। फिर मुआशरा चलता ही इसी तरह से प्यार मोहब्बत के साथ चलता है। एजुकेशन अगर होगी, आप तालीम देना शुरू कर दें तो लोगों के अंदर आप देखिएगा तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। देखिए डंडा तो है, डंडा तो अब ये जुल्म हुआ है तो डंडा चलेगा ना, इस औरत को सज़ा मिलेगी। लेकिन आप ये देखें कि हम अगले किसी वाक़े को रोकने के लिए मुआशरे के अंदर बातचीत के ज़रिए करें। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनसे बात करें। एक और वाक़या आपको याद होगा, ये शादमान के अंदर पेश आया जहाँ पर बाप ने अपनी बेटी को वैसे तो बहुत कुछ दे के रुखसत किया, बिन माँ के बच्चियों को पाला, उसके बाद रुखसत किया और शौहर ने कुछ पैसों की डिमांड की जो एक बार भी पूरी कर दी गई, दूसरी बार भी पूरी कर दी गई। जब बार बार डिमांड की गई तो बेटी ने घर आके बताया नहीं और रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में उसकी गर्दन काटी गई है। फिर उसके बाप को इतला दी गई है कि हमारे घर में डकैती हो गई है और जब वो पहुँचे हैं तो उनकी बेटी खून में लथपथ उन्हें मिली है। तो ये वाक़यात जो हैं ये पढ़े लिखी फैमिलीज़ के अंदर भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, अनपढ़ के अंदर भी, ये कोई दर्जात नहीं रहे हैं। मैं आपको बताऊँ मुआशरे के अंदर जो एडिक्टिव बिहेवियर है जिसमें लड़के काम नहीं करते, मैं एक इदारा चलाता हूँ, मैंने पिछले दिनों में हायरिंग करनी थी तो बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लड़के जिनकी सीवीज़ आई तो मैंने कहा कि आप लोग आ जाए, ज़ाहिर है वो इंटीरियर पंजाब से, उन्होंने कहा नहीं पेरेंट्स इजाज़त नहीं दे रहे। मैं क्यों, आप तो 20-22 साल के आपने पैरामेडिक्स किया हुआ है, कहते नहीं, घर वाले कहते हैं हमने इजाज़त दी। मैं कहता हूँ इतना नौजवान लड़कों को घर में बिठा के क्या करने आपने, आप निकलने दें, काम करने दें। ये जो बिहेवियर है इनेबलिंग यानी एडिक्टिव कि हमारे बच्चे हमारे सीने से लगे रहे, मुआशरा आगे नहीं बढ़ता। मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए आपको ज़रूरी है अपने बच्चों को निकालें, आप अपने बच्चों को अपनी तालीम का ख्याल करें, बच्चों की तालीम का, और मुआशरे के अंदर लेके जाएँ। और जब लड़का करता कुछ नहीं है, शादी आप उसकी कर देंगे, जब आप शादी करेंगे तो उसकी ज़रूरियात हैं। दूसरा, अगर किसी सब्सटेंस में लग जाता है कोई औरत या कोई मर्द तो आप देखिए तबाही की तरफ चीज़ें आने लग जाती हैं। आप इस औरत को जिसने अपने बच्चों को मारा है, आप इसकी हिस्ट्री निकालें, ये कुछ ना कुछ ऐसा एडिक्टिव सब्सटेंस यूज़ करती होगी जो जिससे इसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ इस हद तक ख़राब है कि उसने ऐसा कदम उठाया। ऐसा कौन सा नशा है जो आपको अपने ही बच्चों की जान लेने पर मजबूर कर दे? देखिए इवन सिगरेट भी,
ऐसा नशे की बात ना करें, इवन सिगरेट भी। और आप ये देखिए ना, वहाँ पे तो रिलेशनशिप है ना, मज़ा, वो अब याद आ रहा है, उसकी तरफ जाना है, ये बीच में आ रहे हैं, मार दो निकल जाओ, और फिर ये नहीं पता कि नतीज क्या होंगे। आप बेपरवाह होकर अगर ये करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ इस हद तक ख़राब है कि आपको डर ही कोई नहीं है कि आपने ये सब। सोशल मीडिया का कितना किरदार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन भी उससे बढ़ रही है, तो कितना किरदार है? सर सबसे बड़ा किरदार इस सोशल मीडिया का है, इसने बेड़ा गर्क, वो आइडियाज़ भी तो देता है जराइम के कि किस तरह से। सर उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। आप ChatGPT पे जाएं और आप उससे बात करें और उससे कहें कि मुझे खुदकुशी करनी है, वो आपको तरीके बताएगा। आप बॉम्ब बनाने का तरीका उससे पूछ लो। बच्चे अमूमन ये पिछले दिनों में मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे आए तो वो कहते हैं कि हमने ChatGPT पे बात की कि हमें सुसाइड का तरीका बताएं, तो मुझे बताएं सोशल हेल्थ क्या कर रही है। अगर एक बच्चे के ज़हन में ये ख्याल आ रहा है और वो बात कर रहा है तो उसको तो वो तरीके बता रहा है, तो उसके लिए आसान हो जाता है। और बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, ये जो प्यूबर्टी पीरियड से लेकर जवानी की तरफ आ रहे होते हैं, ये बड़े, और ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अब जो बता रहा है, और आप देखें हर चीज़ हर किसी को पता चल रही है, ठीक है। तो हमें क्या मुश्किल तो नहीं है ना कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए अपने बच्चों को पैगाम देना शुरू कर दें, हेल्दी मैसेजेस देना शुरू कर दें। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट करे, फिर घर वालों की जिम्मेदारी है जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुआशरा है। मैं अमूमन ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ, क्योंकि हम अपने मस्जिदों में जाते हैं, हम अपने इर्द गिर्द लोगों को जो कि हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे पीर हैं, हमारे मौलवी साहब हैं, हमारे घरों में बच्चों को पढ़ाने आते हैं, हम उनकी बात को सुनते हैं, अहमियत देते हैं। उनको समझदार होना चाहिए, उनको इस बारे में पता होना चाहिए, और वो लोगों को गाइड करें कि ये जो चीज़ें हैं मुआशरे के अंदर, मुआशरी से सेहत के अंदर, हमें एक दूसरे के लिए अपने दिल को नरम करना है, जगह बनाना। डॉक्टर साहब आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे उलमा कराम को या हमारे घरों में पढ़ाने के लिए टीचर्स आते हैं, उनको इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना नॉलेज होना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो हराम हलाल की भी तमीज़ बताना बच्चों को बड़ा मायूब समझा जाता है। ये भी नहीं अब बताया जाता कि हराम क्या है, हलाल क्या है। रिश्तों के अंदर भी, खाने पीने के मामलात के अंदर भी, हर तरह के ताल्लुकात के अंदर भी हमने ये तमीज़ ही अब खुद भी भूल चुके हैं, और हमने अपने बच्चों को भी देना शायद भूल चुके हैं, हम नहीं देते अपने बच्चों को। तो ये कितना ज़रूरी हो गया, क्योंकि एक रिश्ते के अंदर ही वो खातून थी और दूसरे रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रही थी, जो ये मामला पेश आया। तो ये एक हराम रिश्ता है, इसकी तालीम तरबियत हमारे वालिदैन ने करनी है, हमने करनी है, अपने बच्चों की करनी है, हमारी सोसाइटी ने मिलकर करनी है। जब हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और नॉर्मल लेना शुरू कर देते हैं कि एक अफेयर ही तो है या बच्चे का किसी के साथ ताल्लुक ही तो है, तो वो चीज़ें जब नॉर्मल हम खुद लेना शुरू कर देंगे तो फिर वो बिगाड़ की वजह भी बनेंगी, और फिर वही वजह बिगाड़ की भी और कत्ल गारत की भी, खराबी की। स्कूलों के अंदर शुरू हो गया है, स्कूल्स के अंदर बच्चे जो हैं रिलेशनशिप में हैं, बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, बच्चे एक्सचेंज भी करते हैं। वो जो आप बात कर रही हैं ना, आप मुझे बताएं, जब आपके जहन में ये है तो फिर आप शादीशुदा होने के बाद आपकी बीवी है या आपका शौहर है, आप दूसरे रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व मैं आपको बताऊँ ड्रग्स, आपकी मेंटल हेल्थ, आपका एक्सट्रीम स्ट्रेस, आपके पेरेंट्स का जो रोल वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो अपने टीनेजर बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनको समझाएं, वैल्यूज़ सिखाएं। वैल्यूज़ बाहर से कोई नहीं सिखाएगा पेरेंट्स के अलावा। और जो देखिए, अगर मेरा बच्चा, मैं एक मुसलमान हूँ तो मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली मुसलमान होता है, लेकिन मेरे बच्चे को वैल्यूज़ मैंने सिखानी है, सोसाइटी की वैल्यूज़ मैंने बतानी है कि हमने ये करना है। हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि आपने सिग्नल्स पे ख्याल रखना है, आपने हेलमेट पहनना है। ये हमारा काम था। अब देखिए ना, डंडे के साथ हो रहा है तो हमारा काम था, हम पहले बताते, हमने खुद कभी नहीं किया था, तो अब बच्चों को। तो यहाँ पर आकर हम वालिदैन की जिम्मेदारी है कि हम छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ले। सोशल मीडिया अगर चीज़ें ख़राब कर रहा है तो बहुत बेहतर कर रहा है। मैंने देखा लोग बहुत खुशहाल हो गए हैं, लोग कमाने लग गए हैं, लोगों के रोज़गार शुरू हो गए हैं, लोग अपनी सलाहियत को जो है सोशल मीडिया के ज़रिए सामने लाकर अपने घरों को चला रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और जिन लोगों के टैलेंट छुपे हुए थे वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया गलत चीज़ें भी दे रहा है, तो वहाँ पर हमने बताना है कि ये गलत है, और ये हमारी इस्लामी रवायात या हमारी वो फिल्टर लगाना है, और जो हमें हमारा दीन भी बताता है। लास्टली, पेरेंट्स के लिए एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए एंगर मैनेजमेंट पर किस तरह से काम किया जाए, उसको कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि गुस्सा जो है हमारे माशरे में बिगाड़ की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। देखिए, गुस्से की सबसे बड़ी वजह यह है, हम ला इल्मी में गुस्सा करते हैं,
जहालत पे गुस्सा करते हैं, जब हम किसी की बात नहीं सुनते। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात ना सुने तो मेरी टोन बदलती रहेगी और मैं गुस्से में आ जाऊँगा। तो आप घर के अंदर माँ बाप की जिम्मेदारी है वो एक दूसरे की बात सुने। मैं अगर गुस्से में नहीं हूँ, मेरी वाइफ भी गुस्से में नहीं है, तो हम अपने बच्चों को गुस्से से निकलने के बारे में सिखा सकते हैं। एक यूनिट अगर बेहतर हो जाता है तो आप देखिएगा बाहर के यूनिट भी बेहतर हो जाएंगे। आप अपने इदारों के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को बताएं कि हम आपके साथ हैं। अगर ये तसल्ली मिल जाए किसी भी एम्प्लॉय को, घर के अंदर बीवी को, शौहर को, बच्चों को, तो मैं आपको बताऊँ गुस्सा नहीं आता। एंगर आते ही तब है जब ना सुना जाए, ना समझा जाए और और इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है हर सतह पर। और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इस पर काम करेगी, हम भी इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी, अपने घरों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को समझाने की, सिखाने की और अपने बड़ों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हसन, माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली की। अब कोई मुस्तकबिल का ख़तरा नहीं बल्कि एक मौजूदा हकीकत बन चुकी है। और इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए क्लाइमेट खुशहाली प्लान जारी कर दिया है, जिसके लिए हम बार बार बात करते थे कि ये इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है। और इस मनसूबे के तहत न सिर्फ माहौलियाती अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, बल्कि अब बताया जा रहा है कि 1600 अरब से 2050 तक जो है वो डॉलर सरमायाकारी की ज़रूरत का तखमीना भी लगाया गया है कि 2050 तक का ये मंसूबा है। और हुकूमत का ये कहना है कि ये प्लान पायदार तरक्की, साफ तवानाई के फ़रोग और बरामदात में इजाफे की भी एक बड़ी जामे हिकमत अमली के तौर पर सामने आएगा। बिल्कुल, और मंसूबे के मुताबिक 2040 तक 95% बिजली काबिल तजदीद ज़राए से हासिल करने और 2030 तक 60% जो साफ तवानाई है पैदा करने का हदफ भी रखा गया है। लेकिन साथ में कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं जो इसके ख़िलाफ़ भी जाती हैं, इसके मुखालिफ भी जाती हैं, जिस तरह से सोलर को एक डिस्करेज करने वाले मामला होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्लान तो अच्छा है। डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, मेंबर क्लाइमेट चेंज कमेटी, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैनब साहब, आपको वेलकम कहेंगे। इस प्लान के ज़रिए किस तरह से हम माहौल को बेहतर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के असरात को अपने हक़ में मोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत अहम कदम है क्लाइमेट खुशहाली प्लान। ये बेसिकली क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम CVF20 एक नेटवर्क है जिसमें वल्नरेबल कंट्रीज़ का ये नेटवर्क है। उन्होंने पाकिस्तान में ये जो है लॉन्च किया है। इसका जो कस्टोडियनशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, लेकिन इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्लानिंग और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स की भी शमूलियत है। और ये प्लान, इस प्लान के मुताबिक जो है पाकिस्तान का क्योंकि GDP जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से 18 से 20% गिर जाएगा, ये प्रेडिक्शन है वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक मॉडलिंग की। तो उसको देखते हुए पाकिस्तान ने फौरी तौर पर प्रोएक्टिव स्टेप लिया है कि हम किन प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज़ करें जिसमें क्लाइमेट की मद में इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ग्लोबल डोनर्स जो हैं वो इंटरेस्ट ले सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की को अलाइन किया जा सकता है क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट के साथ। तो इसमें जो है इनिशियली जो है ये काबिल तजदीद ये जो तवानाई है, इसके अलावा ग्रीन इकोनॉमिक जोन्स का तस्करा है जिसमें एक्सपोर्ट्स को जो है, ग्रीन एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ाया जाएगा। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो है वो फिस्कल अलाइनमेंट यानी इकोनॉमिक अलाइनमेंट विद क्लाइमेट स्मार्ट डेवलपमेंट उसका तस्करा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये फॉसिल फ्यूल और प्लांट्स को मरहलावार लगाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। मरहलावार ख़त्म करने के लिए माहौलियाती फ़वाइद क्या होंगे इसके? और दूसरा, अगर हमने दीगर जो ज़राए हैं वो अपनाने हैं किसी भी किस्म की पावर एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए या एनर्जी हासिल करने के लिए, तो फिर जो सोलर सार्फिन हैं उनको डिस्करेज करने का जो तरीक़ाकार है गवर्नमेंट का, वो क्यों? क्योंकि ये भी तो ग्रीन एनर्जी है और मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका था, बेहतरीन सोर्स है एनर्जी हासिल करने का। देखिए, बदकिस्मती से ये जो एनर्जी प्लानिंग हमारी बहुत सालों, ये अभी का मसला नहीं है, बहुत सालों का मसला है। 2007-8 में ये सप्लाई डिमांड को देखते हुए नहीं की गई, एडहॉक के बेसिस पे हम लोग कर देते हैं प्लानिंग और लॉन्ग टर्म नहीं रही। अब आके जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट को भी पॉलिसी साइड पे जो है वो अवेयरनेस आई, लेकिन अब हमारे चैलेंजेस ऐसे हैं, सर्कुलर डेट का मसला है, फिर बाकी मसाइल हैं कि वो काफ़ी अरसे के चैलेंजेस हैं। तो वो एकदम से जो है हमारी जो पॉलिसीज़ ग्रीन होनी चाहिए वो
हम उस तरह से कर नहीं पा रहे। तो इसके अलावा और भी चैलेंजेस है। बिल्कुल सोलराइजेशन को डिस्करेज करना बहुत गलत है, खासतौर पे तब जबकि हम क्लाइमेट चेंज से सफ़र कर रहे हैं। और पाकिस्तान में तो आपको भी पता है कि हमारे जो रूफटॉप सोलराइजेशन है वो आवाम ने अपनी मदद आपके तहत की, अगर ना की होती तो आज जो खित्ते में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है तो हम लोग बहुत बुरी तरह मुतासिर होते लोड शेडिंग और इन सारे मामला से, और बिजली की महंगी जो वो पैदावार है उससे। तो ये बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमें इसको इम्प्रूव करने के लिए सोलराइजेशन और रिन्यूएबल एनर्जी को फ़रोग देना है। लेकिन अब ये इन्वेस्टमेंट प्लान आया है तो देखें, हो सकता है गवर्नमेंट की तरजीहात जो है वो इस तरफ बढ़े और हम मज़ीद सोलर और बाकी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं ताकि क्लाइमेट स्मार्ट जो है हम अपने डेवलपमेंट को कर सकें। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के असरात तो हम डॉक्टर साहब देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें इजाफा होता जा रहा है। एक और चीज़ जो बड़ी हैरानकुन सामने आई है इसी जंग के दौरान, वो ये कि जिन सीक्रेट क्लाउड सीडिंग सेंटर्स को तबाह किया है, जिन रडार सिस्टम्स को तबाह किया है, ईरान ने अपने मिसाइल से उनके तबाह होने के 72 घंटों के बाद इस खित्ते में इतनी बारिश हुई है पिछले 15 से 20 दिनों में जितनी शायद पिछली 20 सालों में ना हुई हो। तो क्या वाकई इस तरह के प्लान्स, इस तरह के रडार्स लगाए गए थे जो कि बादलों की डायरेक्शन को चेंज कर सकें, उनके अंदर जो बादलों के अंदर नमी है उसको खुश्की में तब्दील कर दें और इस खित्ते को खुश्क साली का सामना हो? इस तरह के जो इक़दामात हैं वो किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, या फिर मौसमी जो एक नेचर के ख़िलाफ़ इक़दामात हैं उस पर? अच्छा, मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी कि ये एक कंट्रोवर्शियल बात है। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये नहीं होता कि क्लाउड सीडिंग से जो है कहीं पर बारिश को रोक दिया जाए। क्लाउड सीडिंग कहते ही आप उधर हैं कि जहाँ पे बादलों को बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड या जो ड्राई आइस है उसको एयरक्राफ्ट के ज़रिए स्प्रे किया जाए ताकि वो उस मखसूस खित्ते में बारिश की जाए। क्लाउड सीडिंग टावर्स नहीं होते और वो बादलों को बारिश बनने से रोकते नहीं है। और इसका कोई एविडेंस, ये सिर्फ बातें हैं, इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि कोई इस किस्म की चीज़ वेदर मॉडिफिकेशन, और दुनिया में ये नहीं की जा सकती। अगर कहीं करता भी होता तो मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। आप बगैर एविडेंस के हम लोग किसी को नहीं कह सकते, तो ऐसा नहीं है। हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस देखें, आपके अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल में वेदर के जितने सिस्टम्स हैं वो वहाँ से डिटर्मिन हो रहे होते हैं जो साउथ एशिया खित्ते में आते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपके उस साइड से रही होती हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज ने ये सारा सिस्टम डिसरप्ट कर दिया है जिसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं। तो हमें मेरे ख्याल से अपनी रिसर्च बढ़ाने की ज़रूरत है पूरे तमाम दुनिया में। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मिडल ईस्टर्न रीजन है, बिल्कुल सही, हमें रिसर्च भी बढ़ानी होगी और हमें इस मंसूबे को जल्द से जल्द जो है वो शुरू करना होगा ताकि एनर्जी क्राइसिस से भी निपटा जा सके और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उन चैलेंजेस से भी निपटा जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा मौजूद थी, मेंबर हैं क्लाइमेट चेंज का। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ से। विदाज़ नाज़रीन, वेलकम बैक। और पाकिस्तान मॉर्निंग्स की एक रिवायत है कि जहाँ पे हम हुकूमती खामियों या नकाइस की निशानदही करते हैं वहाँ पे अच्छी चीज़ों को एक्नॉलेज भी करते हैं और उसे रिपोर्ट भी करते हैं। और एक अच्छा इकदाम वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का उस वक्त सामने आया जो गुज़श्ता रोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि ये वीडियो वायरल हो रही है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि खैरपुर से सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले एक इंतहाई काबिल और आला तालीम याफ्ता नौजवान है, अज़हर मेमन इनका नाम है। इनसे मुलाकात की है, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, न सिर्फ ऑफिस में बुलाया बल्कि अपनी चेयर पर उनको बुलाया, उनको उनकी इज़्ज़त अफजाई की क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर अपना दर्द दिल बयान किया था कि किस तरह से वो इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेयारो मददगार हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं। तो हुकूमत ने उन्हें दावत दे के ये बताया कि हुकूमत जाग भी रही है और उन्हें एहसास भी है इस मुल्क के रहने वालों का, और जो डिज़र्व करते हैं, जो इसकी जगह है उसको वो दी जानी चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब देखा जा रहा है कि शायद उनकी मुश्किलात जो है वो हल हो सकें, दादरसी हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ से फारगुल तहसील हैं, अच्छी तालीम याफ्ता हैं, डिग्रीज़ होल्डर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको नौकरियाँ या उनको वो मौके नहीं मिल पाते हैं जो कि वो डिज़र्व करते हैं। तो ये जो नौजवान हैं इन्होंने भी कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है और अता तारड़ ने मुलाकात की इनके साथ और इस्लामाबाद मद्दू किया, उनको हौसला अफजाई भी की है
और मुलाजमत का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी भी कराई है। तो हम भी दुआगो हैं कि इनके साथ साथ और भी जितने इस वक्त बेरोज़गार नौजवान लड़के या लड़कियां हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, आदर्शी के लिए भी कुछ किया जाए, उनके लिए भी इस तरह के मौके पैदा किए जाएँ कि उनको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं PSL 11 की। तो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है जनाब, जहां हर मैच के साथ सनसनी अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। एलिमिनेटर 1 की बात करें तो हैदराबाद किंग्समैन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुल्तान सुल्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है जनाब। तो ये वही हैदराबाद किंग्समैन हैं जो कि जीत का खाता नहीं खोल पा रहे थे और जुनैद भी बड़े परेशान थे कि क्या ये जीतेंगे भी या नहीं, एक के बाद दूसरा मैच हारना, दूसरे के बाद तीसरा मैच हारना। लेकिन अब जो उनकी जीत का तसलसल शुरू हुआ है तो लगता यह है कि ये ट्रॉफी लेकर ही रुकेगा। बिल्कुल, गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया मैच, इसमें मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन का हदफ दिया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, क्या कहेंगे मैच पर? और हैदराबाद ने फाइनली अगले मैच के लिए जगह बना ली, अब मुकाबला है इस्लामाबाद से और फिर फाइनल की दौड़। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कल के मैच में अगर आप देखते हैं तो मजमूई तौर पर मुल्तान सुल्तान्स गेम में नजर ही नहीं आई। मतलब पहले उनकी ओपनिंग जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से उन्होंने बैटिंग शुरू की है और फिर आखिर तक जहाँ तक वो बॉलिंग करते रहे आखिरी जब तक के एक विक्ट्री शॉट लगा नहीं है, उस वक्त तक मुल्तान सुल्तान किसी जगह पर नजर ही नहीं आए। उनके स्टीवन स्मिथ, साहिबजादा फरहान, ये वो 2 खिलाड़ी थे जो बड़े अच्छे अंदाज से अब तक इस टूर्नामेंट में खेलते हुए आ रहे थे और बड़ी रन्स उन्होंने स्कोर किए और ये बड़ा अहम किरदार अदा किया मुल्तान सुल्तान्स को यहाँ तक उन्होंने लाने में। लेकिन कल के मैच में जिस तरीके से गलत उनके शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं थी और हर कोई जल्दी में नजर आया मुल्तान सुल्तान्स का बल्लेबाज। 20 ओवर्स पूरे, एक वक्त तो लग रहा था कि शायद वो 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाएंगे। वो तो भला वो शान मसूद का, जिन्होंने मिडिल ऑर्डर में कुछ बेहतर और जिम्मेदारी के साथ, उस समझदारी के साथ बैटिंग की और उनके रन्स को 150 से ऊपर ले गए। लेकिन एक मौका पर तो ये भी लग रहा था कि शायद ये 100 के अंदर ही आउट हो रहे हैं, 10-15 और बड़ा आसान सा मैच रहेगा, इससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा हैदराबाद किंग्समैन के लिए। लेकिन वो बहरहाल 150 प्लस चले गए। तो आपको लगता है हाफिज़ साहब एक तरह का अपसेट हुआ है, क्योंकि जो आगाज़ में पॉइंट्स टेबल पे सूरत हाल थी उसके बिल्कुल बरखिलाफ हो गया। मुल्तान कंपैरेटिवली स्ट्रांग थी, हैदराबाद बिल्कुल कोई मैच नहीं जीत पा रही थी, अब वो एलिमिनेटरी राउंड में पहुंच चुके हैं, तो ये हुआ क्या? जुनैद साहब, अपसेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि कल उन्होंने बुरी क्रिकेट खेली, चूंकि अब प्लेऑफ में आ गए ना, एलिमिनेटर में आ गए, ये चारों टीमें एक ही जगह पर आ गई ना, तो अब ये किसी को हाँ, वो पेशावर ज़ल्मी को अगर ये हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद को हराने के बाद फिर पेशावर ज़ल्मी को भी फाइनल में हरा देती है, तो वो तो आप अपसेट कह सकते हैं कि एक ऐसी टीम जिसका आगाज बहुत बुरा था और वो इस अंदाज से उसने बाद में कमबैक किया है कि वो फिर आखिर तक पेशावर ज़ल्मी को हराकर फाइनल भी जीत गई है। तो इसको तो गैर मुतवक्का नतीजा कहा जा सकता है। लेकिन कल के मैच में तो खराब क्रिकेट खेली ना मुल्तान सुल्तान ने। आप उनकी बॉलिंग के बॉलर्स के इस्तेमाल को देखें कि 7-8 बॉलर्स इस्तेमाल कर लिए मुल्तान के कप्तान ने, और जो उनके रेगुलर स्पिनर्स थे या बॉलर्स थे जो सारे टूर्नामेंट में बेहतर गेंदबाजी करते हुए आ रहे थे, कल उन्होंने भी अपने 4-4 ओवर्स पूरे नहीं किए हैं। तो ये गैर जरूरी तजर्बात, गैर जरूरी शॉट्स खेलकर मुल्तान सुल्तान ने खुद शिकस्त को दावत दी और हैदराबाद किंग्समैन के लिए अगले मैच का रास्ता आसान बनाया है। जो पूर क्रिकेट खेली है, खराब क्रिकेट खेली है, इसको कुछ और नहीं कहा जा सकता। आप पिच रीडिंग को देख लें, शॉट्स को देख लें, तो खराब क्रिकेट खेली है, और जब आप खराब क्रिकेट खेलते हैं तो मुखालिफ टीम के लिए जीत के मौके बढ़ जाते हैं, और उस मौके से भरपूर तरीके से फायदा उठाया हैदराबाद किंग्समैन ने। आगाज उनका अच्छा नहीं था, ये गुलाबी गेंद से इनका कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी जब PSL से आए हैं, और वो हर तरफ अब उन्होंने गुलाब को खेल दी है अपने हैदराबाद वालों के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, अब तो हैदराबाद किंग्समैन जो है वो काफ़ी मजबूत टीम लगने लग गई है, क्योंकि जिस तरह से पहले वो खाता भी नहीं खोल पा रहे थे और एक के बाद एक मैच जीतने के बाद एलिमिनेटर 2 में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को दाखिल करवाया है, लगता ये है कि अब फाइनल तक भी पहुंचने में उनके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। लेकिन अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें, जो क्योंकि एक मुकाबला सख्त किस्म का होने जा रहे हैं इन दोनों के दरमियान, क्या समझते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहाँ स्टैंड करते हुए देखते हैं और हैदराबाद किंग्समैन को कहाँ पर देखते हैं आप? देखिए, ये अब जिस तरीके से इनके प्लेयर्स हैं ना, इंडिविजुअली अगर आप देखते हैं ये किंग्समैन में, और अगर इस मानिस लबुशेन जो उनका कैप्टन है, अगर उसको एक साइड पर रख दें तो आपको लगेगा कि टीम में इनफरादी तौर पर बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं। बॉलिंग में उनको कुछ इश्यूज हैं। मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को भी अगर आप देखें, जो कल मैच हारे हैं, उनके दोनों नए गेंद के बॉलर्स
और इवन इनके भी जो नए गेंद के साथ गेंदबाजी करते हैं, अगर आप उस क्वालिटी को चेक करें जो कि हाईएस्ट लेवल पर होती है, तो आप उससे बहुत दूर नजर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हैदराबाद किंग्स बैंक को चूंकि अब एक मोमेंटम सा बना हुआ है, उनको उसका वो फायदा उठा सकते हैं। मानस लबुशेन के अलावा उनकी बैटिंग में ऐसे इसी मोमेंटम का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक तो हमें हैदराबाद किंग्समैन और आगे भी क्या होता है। टाइम की कमी थी। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, इसलिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।